आखिर ये किस तरह की सभ्यता है जिसने समुद्र के नीचे यह न खत्म होने वाली धातु की खाई बना दी। यह एक जख्म की तरह लग रही है जिसने पूरे समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया है। समुद्र का पानी दिन रात इसमें गिरता रहता है पर यह गहराई कभी नहीं भरती। सबसे अजीब बात तो यह है कि हर 23 दिन में इस खाई के ऊपर ठीक समय पर बिजलियां गिरने लगती हैं। कैस्पर ने धातु के रेशों से एक पतंग बनाई है ताकि वह बिजली की मदद से अपने जहाज को चार्ज कर सके और इस खौफनाक समुद्री ग्रह से बाहर निकल सके। मगर हंटर तो उस परग्रही एलियन इमारत के नीचे जाकर उसे टटोलना चाहता है। हंटर को लगता है कि नीचे रोबोटों का घर हो सकता है पर अगली बिजली गिरने में सिर्फ 90 मिनट बचे हैं। समय बहुत कम है। कोई भी उसके साथ नीचे जाने को तैयार नहीं हुआ। सब अपने अपने काम में लग गए। डैक्स और रीली को इंजन पर चिपकी समुद्री घास हटाने के काम पर लगाया गया। रीली काम करते करते बुदबुदा रही थी कि इस काम में कोई अक्ल नहीं लगती, हम इसमें बहुत बेवकूफ लग रहे हैं। पर जैसे ही उसने यह कहा, डैक्स का पैर जहरीली घास में फंस गया। उसका पूरा पैर गलने लगा और शरीर कमजोर पड़ने लगा। रीली उसे खींचने गई पर वह खुद भी नीचे खींच गई। कैस्पर ने अपनी बेटी की चीख सुनी और फौरन मदद के लिए दौड़ी पर इस चक्कर में पतंग हवा में उड़ने लगी। शुक्र है कि मिलर ने फुर्ती दिखाई। उसने पतंग की डोर पकड़ी और उसे मस्तूल पर लपेट दिया। रीली ने जैसे ही डैक्स को किनारे पर धकेला, जहरीली घास का एक गुच्छा उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। रीली उससे बचने के लिए पीछे हटी पर पानी के तेज बहाव में बह गई। कैस्पर ने बिना कुछ सोचे उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। मिलर केबिन की छत पर चढ़ गया ताकि रस्सी फेंककर दोनों को ऊपर खींच सके पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। माँ और बेटी दोनों उस खाई में गिर गए। शुक्र है कि उनके अंतरिक्ष के कपड़े स्पेस सूट मजबूत थे इसलिए दोनों को चोट नहीं लगी पर आसपास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कैस्पर की नजर सामने की इमारत पर पड़ी और वह दंग रह गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जमीन पर लिखी एलियन भाषा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रोबोट के जहाज पर लिखी थी। उसने तुरंत अपने कैमरे से उसकी फोटो खींच ली। दूसरी तरफ केट और हंटर डैक्स को घसीटते हुए मेडिकल रूम में ले आए। घास का जहर बहुत खतरनाक था। डैक्स के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह सुन्न हो चुका था। अब बिजली गिरने में सिर्फ 60 मिनट बचे थे। कैस्पर को ख्याल आया कि वे पतंग की रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ सकते हैं। मिलर तुरंत पतंग उतारने के लिए भागा पर उन लोगों ने पहले ही पेच स्क्रू ढीले कर दिए थे। जैसे ही वह पतंग पकड़ दानने वाला था, खंभा हिलने लगा। मिलर बुरी तरह गिर पड़ा। खंभा गिर गया और पतंग उड़ डाच गई। अब वे सच में मुसीबत में फंस गए थे। रीली को लगातार शिकायत करते देख कैस्पर को गुस्सा आ गया। उसने डांटते हुए कहा, अगर कोई तरीका पता है तो बताओ वरना ये बेकार की बातें बंद करो। पर तुरंत ही उसे पछतावा हुआ कि उसने ज्यादा कड़ीडीएचवा बोल दिया है। रीली का गुस्सा भी फूट पड़ा। मिलर ने वॉकी टॉकी पर वादा किया कि वह उन्हें बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। डैक्स की हालत बिगड़ती जा रही थी। जहर पूरे शरीर में फैलने लगा था। अब उसे खून चढ़ाने की सख्त जरूरत थी। मेई ने इस बार एक नेक काम किया और डैक्स को खून देने के लिए खुद आगे आई। अब जो लोग काम कर सकते थे उनमें सिर्फ हंटर और मिलर बचे थे। तभी हंटर को अचानक अपनी माँ की बताई फैराडे केज पिंजरे की बात याद आई। एक ऐसा धातु का पिंजरा जो अंदर बिजली का असर नहीं होने देता। वे लोग अपने बेस वाहन बेस कार को फैराडे पिंजरे की तरह इस्तेमाल कर सकते थे ताकि माँ और बहन उसके अंदर छिप सकें। फिर पतंग की जगह खींचने वाली रस्सी टोविंग रोप से बिजली खींची जा सकती थी। सवाल ये था कि वे उस गाड़ी को खाई की गहराई तक कैसे उतारें। जहाज के तिरछा होने की वजह से गैरेज का दरवाजा जहरीली घास से जाम हो गया था। मिलर को केट के उस औजार का ख्याल आया जिससे जहरीली घास साफ की जा सकती थी। केट अपना सामान लेकर तुरंत मदद के लिए आ गई। तीनों ने समय रहते दरवाजे पर जमी घास को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही घास साफ हुई, मिलर को समझ आ गया कि दरवाजा खुलते ही नीचे वाले हिस्से में पानी भर जाएगा। उसने हंटर और केट को ऊपर जाने को कहा पर केट टस से मस नहीं हुई। आखिरकार केट और हंटर ऊपर जाकर इंतजार करने लगे। मिलर ने जैसे ही घास का आखिरी टुकड़ा काटा, हंटर तेजी से वहां से भागा। पानी के उछाल की मदद से गाड़ी हिलने लगी और फिर बहाव के साथ धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कैस्पर एक तरफ मिलर को बिजली गिरने के खतरों से बचने के तरीके बता रही थी और दूसरी तरफ दुआ कर रही थी कि गाड़ी जल्दी नीचे पहुंच जाए। मगर रस्सी की लंबाई कम पड़ी, गाड़ी गहराई तक नहीं पहुंच पाई। बादलों की गरज सुनकर कैस्पर को अचानक रीली की सीढ़ी बनाने वाली बात याद आई। दोनों ने बिना वक्त गंवाए हवा वाली पाइपों वेंटिलेशन पाइप्स को बांधकर एक सीढ़ी बनाई और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी के हुक से जोड़ डाट दिया। जब सीढ़ी काफी ऊपर पहुंच गई तो उन्होंने दूसरे सिरे को पत्थरों से जमा दिया। बिजली गिरने ही वाली थी और जहाज को हर हाल में चार्ज होना था। उनके पास गाड़ी को वापस खींचने का समय नहीं था, इसीलिए उन्होंने गाड़ी के साथ ही उद्यान भरने का फैसला किया। बिजली की लहरें धातु के जरिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ीं। ऐन मौके पर कैस्पर और रीली पूरी ताकत लगाकर गाड़ी के अंदर घुस गईं। जैसे ही सफेद रोशनी की लपटें चमकी, मिलर ने इंजन चालू कर दिया और जहाज ऊपर उठने लगा। जहाज धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा। एक तय ऊंचाई पर पहुंचते ही मिलर ने जहाज को ऑटो पायलट पर डाल दिया। सब लोग तेजी से गैरेज की तरफ दौड़े। मिलर ने एक लोहे की रॉड क्रोबार उठाई और बिजली से झुलस चुकी गाड़ी का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। अंदर से कैस्पर और रीली सही सलामत बाहर निकली। उन्हें एक
खरोंच तक नहीं आई थी। अभी सब लोग इस जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी कोने से किसी बाहरी एलियन इंजन के चलने की आवाज आई। हंटर उसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक वहाँ एक मशीनी पंजा दिखाई दिया। ये वही कटा हुआ हाथ था जो 7 महीने पहले अलग हो गया था। कोई नहीं जानता था कि यह मशीनी हाथ खुद ब खुद कैसे चालू हो गया। मिलर ने फुर्ती दिखाते हुए उस कटे हुए हाथ को एक तिजोरी सेफ में बंद कर दिया। कैस्पर ने जब एलियन इंजन की जांच करने वाले यंत्र को देखा तो उसमें हलचल हो रही थी। जैसे ही जहाज ने उस ग्रह के वायुमंडल को पार किया, रडार पर एक चेतावनी गूंज उठी। पास ही कोई बहुत बड़ी चीज दिखाई दे रही थी। क्या वह कोई उल्का पिंड था? कैस्पर ने जब सिग्नल की जांच की तो पता चला कि वह एक ऑडियो सिग्नेचर है। हर अंतरिक्ष जहाज की अपनी एक खास आवाज होती है जिससे उसकी पहचान होती है। यह आवाज उनके मुख्य जहाज रेसोल्यूट की थी। इसका मतलब था कि वे जल्द ही अपने बाकी साथियों से मिल सकेंगे और अल्फा सेंटुरी की तरफ अपनी यात्रा जारी रख पाएंगे। यह इंसानी इतिहास का पहला ऐसा जहाज था जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज चल सकता था। इसमें इंसानी सभ्यता की आखिरी उम्मीदें बची हुई थीं, जो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर एक नया घर बसाने जा रहे थे। किसे पता था कि रास्ते में अंतरिक्ष की किसी दरार की वजह से वे भटक कर इस अनजान सौर मंडल में आ गिरेंगे। अब जुपिटर 2 जहाज के अंदर सभी लोग बड़े चाव से एक साथ बैठे थे। उनका जहाज बस अब मुख्य जहाज से जुड़ने ही वाला था, पर कैस्पर के मन में अब भी कुछ खटक रहा था। जहाज जैसे ही रेसोल्यूट के पास पहुंचा, कैस्पर के मन में खलबली मचने लगी। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मुख्य जहाज के दायरे में पहुंचते ही कैस्पर ने युद्ध ने डॉकिंग का सिग्नल भेजा, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद सिग्नल पकड़ने वाला यंत्र खराब हो गया होगा, इसलिए उसने खुद ही बटन दबा दिया। जहाज सही सलामत मुख्य जहाज से जुड़ गया। सब लोग बहुत खुश थे और बद्दे जहाज पर चढ़ने की तैयारी करने लगे। यहाँ तक कि डैक्स, जो अभी भी ड्रिप पर था, वह भी अपनी पालतू मशीन को लेकर साथ जाने की जिद करने लगा। पर उसकी चोट अभी ठीक नहीं हुई थी और उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसे न चाहते हुए भी जहाज पर ही रुकना पड़ा। कैस्पर ने तय किया कि वह मेई को मुख्य जहाज के हवाले कर देगी, क्योंकि उसने पहले बहुत से बुरे काम किए थे। जाने से पहले कैस्पर ने मेई को हॉल में बिठा दिया। रॉबिन्सन परिवार पूरी तरह साफ सुथरा सैनिटाइज्ड होकर आखिर रेसोल्यूट के अंदर दाखिल हुआ, पर कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था और एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कायदे से तो जब जुपिटर 2 उससे जुड़ा था तो मुख्य जहाज को पता चल जाना चाहिए था, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। हंटर ने सोचा, क्या सब लोग कैंटीन में खाना खा रहे हैं? वे सब तुरंत कैंटीन की तरफ भागे, पर वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए। हर तरफ सामान बिखरा पड्डा दिखा था, प्लेटें टूटी हुई थी और खाना सड्डे है चुका था। मिलर को खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत बच्चों को वापस अपने जहाज पर जाने को कहा। उसे शक था कि इस बड़े जहाज पर कुछ बहुत बुरा हुआ है और शायद बाकी लोग यहाँ से जा चुके हैं। कैस्पर ने विक्टर को आवाज दी और कप्तान से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। यह वही समय था जब उन्होंने अंतरिक्ष की दरार पार की थी। बड़े जहाज को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया गया था, जिसका मतलब था कि यहाँ जरूर कोई बद्दी अनहोनी हुई थी। इसी बीच तभी तक मेई ने चुपके से अपनी हथकड़ियां खोल ली थी। आखिर वह एक पुरानी अपराधी थी और जेल में इतने साल बिताने के बाद उसके लिए हथकड़ी खोलना कोई बद्दी बात नहीं थी। डैक्स के पैर में चोट थी, इसलिए वह उसे रोक नहीं सका। मेई बद्दे जहाज के अंदर घुस गई और अपनी पहचान दिखाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर क्योंकि वह पुलिस की कैद में थी, इसलिए उसके सारे अधिकार एक्सेस बंद कर दिए गए थे। वह वापस अपने पुराने जहाज में गई और कुछ कपड़े पैक किए। फिर उसने डिब्बे से सिगरेट और लाइटर निकाला और गलियारे कॉरिडोर में आग लगा दी। आग का पता चलते ही सिस्टम ने सारे दरवाजे खोल दिए, पर साथ ही सुरक्षा वाली दीवारें, फायर शटर्स भी नीचे गिरने लगीं। इसकी वजह से मिलर का परिवार आपस में अलग हो गया। अब उन्हें दूसरे रास्ते से एक दूसरे के पास पहुंचना था। इसी भगदड़ का फायदा उठाकर मेई रिकॉर्ड रूम में घुस गई। उसने वहां डॉक्टर स्मिथ की सारी जानकारी बदल दी, नाम, उम्र, काम सब कुछ बदल दिया, यहाँ तक कि अपनी एक फोटो भी खींच कर लगा दी। अब वह सच में डॉक्टर स्मिथ बन चुकी थी। दूसरी तरफ केट बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसकी नजर शहीदों की एक दीवार पर पड़ी। वहाँ उसके असली पिता का नाम लिखा था, जो कैस्पर के पहले पति थे और एक अंतरिक्ष मिशन के दौरान गायब हो गए थे। केट अभी अपने आंसू पोंछ ही रही थी कि उसे गलियारे के आखिर में एक छोटी बच्ची खड्डी दिखाई दी। उस बच्ची ने बताया कि रेसोल्यूट जहाज पर रोबोटों ने हमला किया था। अपनी माँ से बिछाड़ने के बाद वह पिछले 7 महीनों से यहाँ अकेली रह रही थी। इसी बीच अपने जहाज में अकेले बचे डैक्स को बगल वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने जब उत्सुकता में आकर बक्सा खोला, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बक्से के अंदर एक परग्रही मशीनी हाथ छिपा होगा। डैक्स ने घबराकर फौरन बक्सा बंद किया और मुख्य जहाज पर सबको खबर कर दी।
जब उसने बताया कि मशीनी हाथ के तार हिल रहे हैं तो हंटर को तुरंत वह मंजर याद आ गया जब वह पहली बार पेडीडीएच पर रोबोट से मिला था। यह चीज शायद खुद को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब था कि वह परग्रही रोबोट इसी जहाज पर है। सब लोग एकदम चौकन्ने हो गए और तुरंत कैंटीन में जमा होने का फैसला किया। छोटी बच्ची केट को हवा वाली नली के रास्ते छोटे रास्ते से ले जाने लगी। कैस्पर ने डैक्स से कहा कि वह कंट्रोल रूम में रहे और दूरबीन से सब पर नजर रखे और पल पल की जानकारी देता रहे। डैक्स ने मेई के भागने की बात भी कैस्पर को बताई, पर अभी मुसीबत बढ़ी थी, इसलिए उसे छोड़ना ही ठीक समझा। धुंधली पाइपों के अंदर उस बच्ची का बस्ता कहीं फंसकर फट गया और उसकी प्यारी चीजें नीचे गिर पड़ी, जिनमें उसके पिता की फोटो भी थी। केट को तब पता चला कि बच्ची के पिता भी इसी जहाज पर रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे। तभी नीचे से कुछ अजीब आवाज आई। दोनों ने नीचे झांका तो देखा कि लाल रोशनी वाला एक रोबोट वहां से गुजर रहा है। इधर हंटर और रीली कैंटीन पहुंच चुके थे। अजीब सी आवाजें पास आते देख दोनों घबरा कर मेज के पीछे छिप गए। खबर मिलते ही मिलर भी पूरी रफ्तार से कैंटीन की तरफ भागा। दूसरी तरफ मेई ने किसी के हाथ से निकाली हुई पहचान वाली चिप का इस्तेमाल किया और रिकॉर्ड रूम में घुसकर अपनी सारी पुरानी फाइलें और वीडियो मिटा दी। अब उसका डॉक्टर स्मिथ वाला रूप पूरी तरह पक्का हो चुका था। कंट्रोल रूम में बैठा डैक्स देख रहा था कि वह लाल रोशनी कैंटीन की तरफ ही बढ़ रही है। वह हंटर और रीली को बताना चाहता था, पर वे बहुत दूर थे। कैंटीन के अंदर मौजूद घोड़ा बुरी तरह डर गया था और लगातार हिनहिना रहा था। शुक्र है कि रीली को बचपन में अस्तबल में रहने का अनुभव था, जिसकी मदद से उसने धीरे धीरे घोड़े को शांत कर दिया। पर तभी अचानक मेज पर रखी एक प्लेट नीचे गिर पड़ी। उस जोरदार आवाज ने रोबोट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोनों तुरंत अंधेरे में छिप गए और वहां से देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा रोबोट जमीन पर रेंग रहा है। उसकी बनावट कुछ बिजुका स्केयरक्रो जैसी थी। जैसे ही वह रोबोट उनके करीब आने लगा, तभी अचानक किसी के गाने की आवाज गूंजी। वह मिलर था, जो गाना गाकर उस रोबोट को ललकार रहा था। गुस्से में भरा वह रोबोट मुद्दा और मिलर की तरफ रेंगने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह टूटा हुआ रोबोट इतनी तेज रफ्तार से चलेगा। दोनों भागकर एक कमरे में छिप गए। रोबोट भी उनके पीछे अंदर घुस गया, पर उसे वहां सिर्फ एक वॉकी टॉकी मिला। मिलर ने तुरंत मौका पाकर दरवाजा बंद किया और उसे अंदर ही ताले में DDH दिया। मुसीबत कुछ देर के लिए टल गई थी। जहाज के दूसरे हिस्से में डॉक्टर स्मिथ की टक्कर पाइप से नीचे उतरी केट और उस छोटी बच्ची से हुई। जैसे ही डॉक्टर स्मिथ ने बच्ची के हाथ में वह फोटो देखी, उसका दिल बैठ गया। वह आदमी जिसे डॉक्टर स्मिथ ने रास्ते से हटाया था, वही उस बच्ची का पिता था। यह याद उसके लिए एक ऐसा काला साया बन गई जिसे वह चाहकर भी नहीं भुला सकती थी। आखिरकार सब लोग कैंटीन में जमा हो गए। तभी केट को एक बात याद आई। उस छोटी बच्ची ने बताया था कि जब जहाज पर हमला हुआ था, तब उसने 2 रोबोट देखे थे। उसी समय कैस्पर ने देखा कि एक और जुपिटर जहाज उनके मुख्य जहाज से जुड़ रहा है। सबके चेहरों पर खुशी छा गई। पर जैसे ही उस जहाज का दरवाजा खुला, वहाँ उनका स्वागत करने के लिए कोई दोस्त नहीं खड़ा था, बल्कि हथियारों से लैस सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी वहाँ खड़ी थी। उनका नेता और कोई नहीं, बल्कि रेसोल्यूट जहाज का बद्धा अधिकारी बेन एडलर था। पता चला कि मुख्य जहाज पर हमले के बाद सभी लोग पास के ही एक ग्रह पर चले गए थे और वहीं अपना ठिकाना बना लिया था। रॉबिन्सन परिवार के जहाज पर चढ़ते ही उन्हें सिग्नल मिल गया था। कमांडर ने सबको तुरंत अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि मुख्य जहाज पर रुकना बहुत खतरनाक था। तभी मिलर ने बताया कि उन्होंने उस बिजुका रोबोट को एक कमरे में कैद कर दिया है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। पर कमांडर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमने उसे कैद नहीं किया है, बल्कि तुमने उसे वापस उसकी जगह पर पहुंचा दिया है। कैस्पर को ये बात समझ नहीं आई। तब कमांडर ने असली राज खोला कि हंटर पहला ऐसा इंसान नहीं है जिसने किसी रोबोट से दोस्ती की है। असल में वह बिजुका रोबोट हमेशा से इसी जहाज पर था। सारे राज इस एक दरवाजे के पीछे छिपे थे। जैसे ही लाइटें जली, एक बहुत बड़ा गोल दरवाजा सबके सामने आया। अब जाकर उनकी आंखें खुली। रेसोल्यूट मुख्य जहाज असल में एक एलियन जहाज के कंट्रोल रूम को काट कर बनाया गया था। इंसानों ने खुद से कोई नई तकनीक नहीं खोजी थी, बल्कि उन्होंने तो रोबोटों का इंजन चुराया था। यही वजह थी कि रोबोट बार बार उन पर हमला कर रहे थे। वे तो बस अपनी चीज वापस लेने आए थे। इस इंजन के दम पर इंसानों की तरक्की तो बहुत हुई, पर इस चमक धमक के पीछे कई बर्बाद हुए ग्रहों की कहानी थी। कुछ समय पहले एक एलियन जहाज धरती पर गिरा था। उसके अंदर एक वार्म होल इंजन था और साथ ही एक रोबोट भी था, जो बिल्कुल उस बिजुका जैसा, वह रोबोट बिल्कुल बिजुका जैसा दिखने वाला पायलट था। पर इस खबर को तुरंत दबा दिया गया। आम लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक उल्का पिंड के गिरने की घटना है। परग्रही तकनीक को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की, पर वे इंजन के काम करने का तरीका समझ ही नहीं पाए। काबिलियत न होने के बावजूद इंसान उसे हथियाना चाहता था। इंसानों ने एक खास मशीन के जरिए उस बिजुका रोबोट को काबू करना शुरू कर दिया और उसे मजबूर किया कि वह हमें वहां ले जाए जहां
जहां हम जाना चाहते हैं। यहीं से इंसानों के दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के दौर की शुरुआत हुई। अब वे एलियन रोबोट वापस आ गए हैं ताकि अपना इंजन ले जा सकें, क्योंकि जुपिटर 2 जहाज पर एक और परग्रही इंजन लगा है। इसलिए शोध करने वालों ने उस पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। वह इंजन हंटर का रोबोट दोस्त लाया था, पर फिलहाल वह बंद पड्डी ढांचा है और उसे मुख्य जहाज पर ले जाकर चलाना नामुमकिन है। उसे चलाने के लिए रोबोट की जरूरत है। कैस्पर और उसका परिवार अपना निजी सामान लेकर दूसरे जहाज में रहने के लिए तैयार हो गए। जाते समय उनका सामना उसी बिजूका रोबोट से हुआ। हंटर ने देखा कि उसके चेहरे की रोशनी अचानक तेज हो गई है। हंटर का मन उसे छोड़ने को नहीं कर रहा था, पर वह दुखी मन से बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए वहां से चला गया। वे लोग जुपिटर 30 जहाज में रहने चले गए। वहां के लोग उनसे बहुत प्यार से मिले, खासकर हंटर से। सबको पता चल चुका था कि हंटर का एक रोबोट दोस्त था। उन लोगों ने तो हंटर के लिए एक रोबोट का मॉडल भी बनाया था। एक लड़की ने बड़े चाव से हंटर से पूछा कि रोबोट दोस्त के साथ कैसा लगता है, और उसे उस रेतीले ग्रह की कुछ तस्वीरें भी दिखाई। हंटर ने बड़े ध्यान से समझाया कि इन चट्टानों पर समुद्र की लहरों के चट्टानों पर बने निशानों से साफ पता चल रहा था कि यहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। रीली के मन में हमेशा से यह बात खटकती थी कि उसके भाइयों को उससे ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसने थोड़े गुस्से में कहा, हंटर तो अभी सिर्फ 12 साल का है, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। पर उस लड़की ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हंटर का मन अभी भी उसी बिजुका रोबोट में अटका था। कुछ ही देर में वह चुपके से उस कमरे में पहुंच गया जहां उसे कैद किया गया था, ताकि उससे दोबारा रिश्ता जोड़ डाल सके। तभी पीछे से कमांडर आ गया। पता चला कि उनका बात करने का तरीका असल में सिर्फ आवाज की थरथराहट, साउंड वाइब्रेशन से उसे काबू करना था। हंटर को यह सब वैसा ही लगा जैसे किसी को डंडे से पीटकर जबरदस्ती बात करने के लिए मजबूर करना। हंटर ने देखा कि उस रोबोट के चेहरे की रोशनी कम होती जा रही है, उसकी ताकत जैसे खत्म हो रही थी। हंटर ने कमांडर से उस मशीन को बंद करने के लिए कहा ताकि वह उससे जुड़ जा सके। कमांडर को थोड़ा डर तो था, पर उसने हंटर को एक मौका देने का फैसला किया। जैसे ही वह मशीन बंद हुई, वह रोबोट अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए पिंजरे से बाहर निकला। कमाल की बात यह थी कि उन दोनों के बीच सच में एक जुद्धाव बन गया। कमांडर का हाथ मशीन के बटन पर ही था ताकि हंटर को कोई नुकसान न पहुंचे। जब उसने देखा कि रोबोट सिर्फ हंटर की आस्तीन उठाकर उसके पुराने जख्म देख रहा है, तो कमांडर का डर भी कम हो गया। पर जैसे ही हंटर ने अपने बस्ते से वह रोबोट का मॉडल निकालकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वह रोबोट अचानक गुस्से से पागल हो गया। उसे शायद उस खिलौने से नफरत थी। अगर कमांडर वक्त पर मशीन चालू न करता तो हंटर की जान चली जाती। तभी कैस्पर भी वहां पहुंच पड़ी और कैस्पर ने यह सब देख लिया था। उसने हंटर को बाहर जाकर इंतजार करने को कहा और फिर कमांडर की लापरवाही पर उसे खूब खरी खोटी सुनाई। कमांडर ने अपनी सफाई में कहा, मैं इसे पूरी तरह काबू में रखता हूँ, ये कभी किसी के लिए खतरा नहीं बनेगा। कैस्पर ने उसकी बात काटते हुए कहा, सच में कहीं तुम गलत तो नहीं कह रहे? मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। कमांडर ने बस इतना कहा, माफ करना, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। अपने कमरे में लौटने के बाद कमांडर ने अपनी कमीज उतारी तो उसके पूरे बदन पर जख्मों के निशान थे। यह उस कीमत का नतीजा था जो उसने पहले उस रोबोट को काबू करने की कोशिश में चुकाई थी। हंटर से बात करते समय कैस्पर को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह एलियन रोबोट ही इकलौती चाबी नहीं है। हो सकता है कि हंटर खुद दूसरी चाबी बन सके। वह हंटर को लेकर मुख्य जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंची। वहां का नजारा देखकर हंटर दंग रह गया। वह बिल्कुल उस एलियन जहाज के कंट्रोल रूम जैसा ही था। हंटर उस बक्से के पास गया जहां रोबोट कैद था और उससे कहा, चाहे हम दोस्त न बन पाएं, पर तुम्हें इस तरह कैद नहीं रहना चाहिए। तभी रोबोट ने अचानक एक दिशा की तरफ इशारा किया। उस तरफ देखने पर हंटर को एक हाथ का निशान दिखाई दिया। यह वही निशान था जो उसके रोबोट दोस्त ने छोड़ा था। पास ही 2 रोबोटों के लड़ने के निशान भी थे। इससे साफ हो गया कि उसका रोबोट दोस्त भी इसी सौर मंडल में कहीं है। जैसे ही हंटर ने अपना हाथ उस निशान पर रखा, उसकी आंखों के सामने अचानक एक रेतीला ग्रह चमकने लगा। क्या तुम ठीक हो? कैस्पर ने पूछा। हंटर चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे रोबोट मिल गया, वह यहीं है, वह उस ग्रह पर है। वही रोबोट जिससे हंटर की दोस्ती हुई थी इस वक्त उस वीरान ग्रह पर मौजूद था। उसे भी शायद हंटर के होने का एहसास हो गया था। उसने धीरे से अपना हाथ अपने सीने पर रखा और बड़ी उम्मीद के साथ सिर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगा जहां हंटर मौजूद था।